चलिए, तो कल की क्लास में हमने नॉर्मल रिएक्शन की बातें कर ली थी। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। नॉर्मल रिएक्शन हमारा हो गया था। नॉर्मल रिएक्शन में भी और बातें बाकी है ना। तो तुमने नॉर्मल रिएक्शन लिखना सीखा था, मुझे एक और बता दो। बस यहाँ पर कितने पेयर होंगे और उनका डायरेक्शन सब कुछ लिख दो। ये एक आदमी है, ठीक है। उसने उसके हेड पर 2 बुक रख रखी है। एक फिजिक्स 2 और एक फिजिक्स 1, ऐसी 2 बुक रख रखी है। डायग्राम ड्रॉ करो और ये आदमी को नाम दे दो 3। क्या नाम दे दो? 3। चलो, इनके बीच में कितने नॉर्मल रिएक्शन आ रहे हैं जरा सब लोग ड्रॉ करके बताओ ना। सर हम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले तो हम ड्रॉ करेंगे फिजिक्स 1। फिर 2, फिर आदमी का सर, या आदमी को हम एक ही सिस्टम मान लेते हैं 3, ठीक है, क्योंकि है तो वो एक ही सिस्टम ना। और ये ग्राउंड। अब क्या होगा सर, अगर अब हम ध्यान से देखें तो दिस एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा, नॉर्मल रिएक्शन ऑन 1/2, और एक आएगा नॉर्मल रिएक्शन ऑन 2/1। एक आएगा नॉर्मल रिएक्शन ऑन 2/3 और एक आएगा नॉर्मल रिएक्शन ऑन 3/2। एक आएगा नॉर्मल रिएक्शन 3 ऑन ग्राउंड और दूसरा आएगा नॉर्मल रिएक्शन ऑन ग्राउंड फ्रॉम 3। तो अगर हम पेयर काउंट करने जाएंगे तो 1, 2 और 3, टोटल कितने पेयर्स हैं? 3 पेयर्स। क्लियर है सबको इतनी कहानी अच्छे से? चलिए कुछ और बातें सीखते हैं फिर हम नॉर्मल रिएक्शन में। सपोज मान लीजिए आपके पास में है ये, अरे यार, सपोज आपके पास में ये ग्राउंड है। हमारा ग्राउंड इतना लहराता हुआ क्यों बन रहा है? चलिए इधर देखिए, अगर हमारे पास में ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड पर ब्लॉक्स रखे हुए, कैसे रखे हैं देखना। 3 ब्लॉक रखे हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड दी नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन बताइए। जहां जहां आपको लगता है कांटेक्ट हो रहा है वहां वहां पे नॉर्मल रिएक्शन बताइए। चलिए मैं एक एक्स्ट्रा फोर्स भी लगा देता हूँ। एक फोर्स F इधर लग रहा है और एक फोर्स F इधर लग रहा है। ये 2 फोर्सेस भी लग रहे हैं।
हाँ नेट फोर्स के अभी तुम्हें नॉर्मल रिएक्शन लिखनी है, तीनों डब्बों को अलग अलग कर दो। जब तीनों डब्बों को अलग अलग कर दोगे तो पहला ये ए, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ये तीन बॉक्स हो गए हमारे। अब जो जो तुम्हें ऑलरेडी डायग्राम में दिख रहा है वो तो लगा दो। एक एफ इधर लग रहा है और एक एफ इधर लग रहा है। इतना तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है ना। अब इसके बाद देखो, पहला कांटेक्ट तो सर यहां पर हुआ है और ये हमारा धरती, तो एक आएगा नॉर्मल रिएक्शन ऑन बी फ्रॉम ग्राउंड और एक इसका पेयर आएगा नॉर्मल रिएक्शन ऑन ग्राउंड फ्रॉम बी। ठीक है, ओके एवरीवन। अब देखो, एक कांटेक्ट यहां भी हुआ है। कांटेक्ट हुआ है पहली कंडीशन होती है। दूसरी कंडीशन होती है क्या ये एक दूसरे को कंप्रेस कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल कंप्रेस कर रहे हैं। तो कांटेक्ट भी हुआ है, कंप्रेस भी कर रहे हैं, इट मींस नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। अगर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा तो उसका डायरेक्शन क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन इज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस एंड कंप्रेसिव इन नेचर। नॉर्मल रिएक्शन कैसा होता है? सरफेस के कांटेक्ट के परपेंडिकुलर एंड कंप्रेसिव इन नेचर। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर कंप्रेसिव फोर्स ये होगा नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए फ्रॉम बी, और इसका एक रिएक्शन लगेगा नॉर्मल रिएक्शन ऑन बी फ्रॉम ए। फिर सर देखें तो तीसरा कांटेक्ट यहां पर हुआ है, ये क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन ऑन बी फ्रॉम सी एंड नॉर्मल रिएक्शन ऑन सी फ्रॉम बी। ऐसा ही बनेगा ना डायग्राम। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आप लोग यही बना पाए थे? यहां से मैंने मेरी तीनों बातें आप लोगों को रिवाइज करवा दी। बोलो ना यार बच्चों। यार ये टिप कृष्णा जो कह रहे हो ना बेटा, टिप ए और सी का ग्राउंड से ना वो टिप जो है वो इसी के सरफेस के साथ कांटेक्ट में है। फिर भी चलो अगर ऐसा है तो हाँ लिख लो, रिएक्शन लिख लो। चलो एन ए फ्रॉम ग्राउंड और फिर ग्राउंड पे एक आएगा एन जी फ्रॉम ए। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मैं भूल गया। चलो ठीक है, हाँ वो डायग्राम थोड़ा ऐसा है। ओके, और एन ग्राउंड फ्रॉम सी और एन सी जी। अब ठीक है, नाउ इज इट क्लियर टू एवरीवन? टोटल पेयर कितने हो गए? 5। अच्छा, हाँ ठीक है ना, लिख दिया मैंने। चलो, तो ये बात हमको समझ में आ गई। अच्छा, अब एक और देखो, नोट लिखना सब लोग। कर्व्ड सरफेस एंड नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एंड नॉर्मल रिएक्शन, जरा ध्यान से देखो सभी लोग। अब जैसे मान लो अर्थ है, और अपन ने क्या किया, एक बॉल ली। अपन ने एक ये बॉल बनाई इस पे, ठीक है। अब इस बॉल पे नॉर्मल रिएक्शन कहाँ होगा? तो तुम कहोगे सर
ये बॉल और ये अर्थ, एक नॉर्मल रिएक्शन ऐसा लग रहा होगा बॉल पे, नॉर्मल रिएक्शन ऑन बॉल फ्रॉम ग्राउंड, और एक ग्राउंड पे आ रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन ऑन ग्राउंड फ्रॉम बॉल। बोलो क्या इस बात से सब लोग सेटिस्फाइड हो? हाँ ना तो बोल दो। है ना? अब इससे थोड़ा और आगे चलते हैं, 2 मिनट मेरी बातों को तो सुनो। इससे हम थोड़ा और आगे चलेंगे। यहां तक की कहानी तो हमको क्लियर हो गई एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब अगर ये ऐसा होता, और बॉल ऐसे वी शेप के एक ग्रूव में एक बॉल फंस गई है जाकर के, एक बॉल ऐसे वी शेप में अटक गई है, क्या बॉल पर कोई नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होता? कैसे बनाते? सर पहले हम चेक करते कांटेक्ट सरफेस कहाँ है। कांटेक्ट सरफेस एक ये है और एक ये है, दो है। अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे कांटेक्ट सरफेस कितने हैं? सर कांटेक्ट सरफेस दो है। तो अगर हम बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक सरफेस ऐसी है और एक सरफेस ऐसी है। और अगर हम देखें तो इधर की तरफ एक कांटेक्ट हो रहा है, ऐसा नॉर्मल रिएक्शन, इसको ए नाम दे देते हैं दीवार को, और इसको बी, नॉर्मल रिएक्शन ऑन बॉल फ्रॉम ए, और ये नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए फ्रॉम बॉल, यहाँ पे आ जाता नॉर्मल रिएक्शन ऑन बॉल फ्रॉम बी दीवार, एंड यहाँ पे आया था नॉर्मल रिएक्शन ऑन बॉल बी फ्रॉम बी बॉल। बी डैश दे दो, बॉल को बी डैश बोल देते हैं। क्लियर हुई क्या बात? अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करो चीजों को, तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, अब बॉल पर कितने नॉर्मल रिएक्शन आ रहे हैं, ये डायग्राम समझ में आया सभी को जो मैंने बना रखा है स्क्रीन पे, सेकंड वाला डायग्राम? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? सही तो लिखा है, सही है बेटा, कंफ्यूजन आपको हो रहा है। देखो मैंने क्या किया, मैं फिर से बता देता हूँ, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, रुको 2 मिनट, कंफ्यूजन मत रखो, ये बहुत काम की बात है। क्योंकि चलो इधर देखो, अपन बॉल को नाम देते हैं सी। तो अब अगर मैं एक सरफेस बनाता हूं तो एक तो हो गया सर्कल, दूसरा हो गया ऐसा, और तीसरा हो गया ऐसा। ये ए है, ये सी है और ये बी है। तो यहां पर एक नॉर्मल रिएक्शन ये ऐसी आएगी, और एक नॉर्मल रिएक्शन, अरे यार, हाँ यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन ऐसी आएगी और एक नॉर्मल रिएक्शन ऐसी आ रही होगी। ये होगी नॉर्मल रिएक्शन, अगर इसका नाम देखो तो नॉर्मल रिएक्शन ऑन सी फ्रॉम ए, और ये होगी नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए फ्रॉम सी। ये होगी नॉर्मल रिएक्शन ऑन सी फ्रॉम बी, और ये होगी नॉर्मल रिएक्शन ऑन बी फ्रॉम सी। नाउ इज इट क्लियर? सिर्फ अभी इतनी बात कर रहा हूं मैं। अच्छा मेरी बात तो सुनो यार। अगर ये बात क्लियर है तो बॉल को ऑब्जर्व करो ध्यान से। अगर तुम बॉल को ऑब्जर्व करोगे पहले वाले केस में भी और दूसरे वाले केस में भी, दूसरे वाले केस में अगर मैं सिर्फ बॉल की बात करूं तो बॉल पे एक नॉर्मल रिएक्शन ऐसा आ रहा है और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन ऐसा आ रहा है, ठीक है, एन सी बी और एन ए बी, ठीक है। ये नॉर्मल रिएक्शन ना कर्व सरफेस पे
नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सेंटर से पास होते हुए जाते हैं। कैसे पास होते हुए जाते हैं? सेंटर से। तो ये जो आपने सेकंड वाला बना दिया है ना सर, ये थोड़ा सा गलत ड्रॉ कर दिया है सर आपने, क्योंकि जो नॉर्मल रिएक्शन सेकंड होना चाहिए था ना, वो इस लाइन पे, इट मस्ट पास थ्रू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। NaC। हाँ यार, जो भी नाम है देख लेना, क्यों इतना परेशान करते हो, अननेसेसरी फालतू बातों पे स्मार्ट बनते हो। तो जो नॉर्मल रिएक्शन है, they always, for a curved surface they always passes through the center। देखो वन वाले में भी नॉर्मल रिएक्शन सेंटर से ही पास हो रहा है, बॉल को ऑब्जर्व करो ध्यान से। वन वाले में भी, इसको भी अगर तुम ध्यान से देखोगे तो वन वाले में भी नॉर्मल रिएक्शन सेंटर से ही पास हो रहा है, कहीं और से पास नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि ये ऐसा है तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसा ड्रॉप करते हैं, नहीं। बिल्कुल, बट मुझे याद तो दिलाना पड़ेगा ना। क्लियर है, ये रॉन्ग हो जाएगा। दिस इज राइट। तो हम यहां से एक नोट लिख सकते हैं, फॉर कर्व्ड सरफेसेस नॉर्मल रिएक्शन passes from the center of the curve surface। Is it clear to everyone? चलिए पहले ये लिख लीजिए, उसके बाद में वो नोट लिख लीजिए। हाँ, सारे कर्व सरफेस के लिए बिल्कुल। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। अरे सौम्य, पागल हो क्या? ये एक्शन, क्या पागल सरी का प्रश्न पूछते हो? ये एक्शन है, ये एक्शन और ये एक्शन इससे पास हुआ तो रिएक्शन तो दीवार पर आया ना। एक्शन रिएक्शन एक ही ऑब्जेक्ट पे आते हैं क्या? ऐसा होता है क्या, एक्शन रिएक्शन एक ही ऑब्जेक्ट पे आते हैं? लिखो जरा सब लोग कॉपी में, एक्शन रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम। लिखवा दिया मैंने, ओके। बिल्कुल। लिख लिया।
हाँ बिल्कुल, ये लिखो। For curved surface, normal reaction passes from the center of the curved surface. थोड़ा सा अंग्रेजी में गलती होगी दोनों. For curved surface, normal reaction passes from the center of the curved surface. चलिए, हाँ, वॉल के सरफेस के परपेंडिकुलर. चलिए क्वेश्चन कीजिए. नमस्कार भैया. ये एक बॉक्स है जिसमें कि हमारे पास में ए और बी दो बॉल्स हैं. ये बॉक्स है जिसमें कि हमारे पास में ए और बी दो बॉल्स हैं. नॉर्मल रिएक्शन बताइए. चलो बॉल ए. फिक्स्ड है, मूविंग है, उससे भी क्या फर्क पड़ता है. ठीक है, एक कांटेक्ट यहां बन रहा है, एक कांटेक्ट यहां बन रहा है, तो ये भी दीवार है. एक कांटेक्ट इन दोनों के बीच में बन रहा है. एक इनके बीच में भी कांटेक्ट बन रहा है और एक यहां भी बन रहा है. ठीक है,
अब हम एक एक कॉन्टैक्ट चेक करेंगे। पहला वाला कॉन्टैक्ट देखते हैं। हाँ सर बिल्कुल, ये अर्थ को दबा भी रहा है, ये अर्थ को दबा भी रहा है और इन रिटर्न अर्थ भी इसको कंप्रेस कर रही है, तो ये तो एक आएगा। इसको दीवार मान लेते हैं अपन, 1 नाम देते हैं, 1। तो इधर भी लग रहा होगा 1। अब मैं नॉर्मल रिएक्शन ना लिखते हुए 1 1 भी लिख दूं तो चलेगा ना? N1 लिख देता हूं, चलो N1। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो कांटेक्ट है, ये वाला कांटेक्ट, तो इन दोनों के बीच में कांटेक्ट है, इसीलिए एक आ रहा होगा N2 और एक इधर आ रहा होगा N2। बोलो ना यार। ये दोनों बॉल एक दूसरे के कांटेक्ट में और एक दूसरे को प्रेस भी कर रही हैं। तो यहां पर भी एक सेंटर की तरफ देखो, मैं जैसे डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं ना, उसको देखना ध्यान से। नॉर्मल रिएक्शन 3 यहां भी आ रहा होगा। क्लियर है? 1 2 3 4 टोटल 4 पेयर्स हैं और एकदम क्लियरली समझ आ गया है सर हमको, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बेटा, सब सेंटर से पास होंगे। कर्व सरफेस है ना, कर्व सरफेस में लगने वाले फोर्सेस उसके सेंटर से पास होते हैं, मतलब नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा ठीक है, क्या ये क्लियर है डायग्राम? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलिए, सेंटर में कहां पे बेटा? सब जगह तो लिखा हुआ है। चलो अब देखो सिस्टम का मतलब क्या होता है। एक टर्म यूज होगा बहुत बार, एक टर्म यूज होगा बहुत बार। अरे डाइवर्टेड क्या, कैसी बात कर रही है? यहाँ पे लग रहा है एक नॉर्मल रिएक्शन इस पे, उसका एक कंपोनेंट लग रहा है इस पे, नॉर्मल रिएक्शन ऑन बी फ्रॉम ए, और यहाँ पर होगा नॉर्मल रिएक्शन ए ऑन बी। चलिए सिस्टम की बात करते हैं। जब two or more than two objects are in contact, study of two or more than two objects in contact and interact with each other known as system। जैसे कि कल से हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ऐसे एक बॉक्स, उसके ऊपर एक और बॉक्स, फिर ये अर्थ का सरफेस है, मान लो ये अर्थ का सरफेस है जिस पर की रखे हुए हैं। फिर अभी हमने एक क्वेश्चन ये किया कि एक डब्बा है, उसमें एक बॉल ये है, एक बॉल ये है और एक बॉल ये है, ऐसी 3 बॉल रख दी। तो ये जितनी भी चीजें ए बी सी, ए बी है, तो दीज 2 ब्लॉक्स का जो है ये पूरा क्या कहलाता है? सिस्टम कहलाता है। बोलो क्या कहलाता है? सिस्टम ऑफ 2 ब्लॉक, सिस्टम ऑफ 2 ब्लॉक, सिस्टम ऑफ 3 ब्लॉक या 3 बॉल्स। क्लियर हुई बात? अब ये तो बेसिक बात थी। इससे हमने फोर्स को क्लासिफाई करा है। कैसे करा है देखो, तुम अगर ध्यान से देखोगे तो अगर मैं कहूं, मान लो जैसे कि मैं एक सिस्टम यहाँ पे ड्रॉ करता हूं, मान लीजिए मैंने एक सिस्टम ड्रॉ किया ऐसा, ठीक है, ये 2 ब्लॉक का सिस्टम है, ठीक है।
लेट अस कंसिडर कि अर्थ पर रखे हुए हैं। अगर मैं इस पूरे को एक सिस्टम मानता हूं, क्या मानता हूं इस पूरे को? वन सिस्टम, वन सिंगल सिस्टम। अगर एक सिस्टम मानता हूं तो इसमें नॉर्मल रिएक्शन कितने हैं? एक इधर आएगा 1, एक इस पर आएगा 1, एक ग्राउंड से आएगा 2 और एक इस पर आएगा 2। एन लिख लेना तुम लोग, नहीं तो कहोगे ये क्या है 1। बोलो क्लियर है क्या? यही आएंगे? हाँ बिल्कुल ठीक है। अब जो मेरी बात है ध्यान से सुनो, ये हमारा पूरा एक सिस्टम है ना, ये हमारा पूरा वन सिस्टम है ना। तो ये जितने भी n1 n2 n है, जो टू पेयर्स हैं n1 n2 के, ये तुम्हें पहले दिख रहे थे क्या कल की क्लास के पहले? कल की क्लास के पहले तुम कभी देख पा रहे थे कि दो बॉडीज जब नॉर्मली रखी तो उनके बीच में फोर्स होता है? forces which are acting, forces which are, एक सेकंड, acting within the system known as internal forces। क्या कहलाते हैं? बहुत काम की बात बोल रहा हूं मैं। इंटरनल फोर्सेस क्या होते हैं? इसका एक और एग्जांपल दे सकता हूं मैं आप लोगों को। मान लीजिए आपके घर में एक एप्पल है, आपके घर में क्या है? एक एप्पल है, ठीक है। अब इस एप्पल के बहुत सारे छोटे 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 मॉलिक्यूल्स होंगे ना। इन सबके बीच में एक दूसरे को होल्ड करने का अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा ना, जो एक दूसरे को बाइंड करे हुए होंगे। हर जगह लग रहा होगा ऐसा। वो बाइंडिंग फोर्स इस सिस्टम का पार्ट है ना। दे आर, हाँ, दे आर नोन एज इंटरनल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस, समझ में आया? NaCl का एक तुमने सॉल्ट बनाया, मान लो तुम्हारी टेबल पे NaCl सॉल्ट रखा हुआ है, नॉर्मल सॉल्ट जिसमें कि NaCl है। ये एक सॉल्ट का पीस रखा हुआ है तुम्हारे टेबल पे, ठीक है। तो अगर ऐसे बहुत सारे NaCl के मॉलिक्यूल होंगे जो कि एक दूसरे पे बाइंडिंग फोर्स लगा करके इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा करके बाइंड हुए होंगे, तो ये एक दूसरे के बीच में विद इन द सिस्टम फोर्स है ना। तो फोर्सेस विच आर विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम, और अच्छे से बोले तो forces which are acting within the boundaries of the system, within the boundaries of the system known as internal forces। लिखो जरा, सभी लोग लिखो, सिस्टम क्या होता है ये लिख लेना पहले। सिस्टम नोट करके लिख लेना, सिस्टम, फिर उसके नीचे लिख लेना पहले सिस्टम लिखो, फिर इंटरनल फोर्सेस लिखना। अरे आरची क्या पागल जैसी बात कर रही है। एक बॉक्स हुआ तो वो सिस्टम थोड़ी होगा। लिखना है पूरा। ग्राउंड और बॉक्स का सिस्टम बोल देना। अगर तेरे पास एक बॉक्स है बेटा और एक ही बॉक्स ऐसा रखा हुआ है,
तो ग्राउंड और बॉक्स का एक सिस्टम हो गया, ग्राउंड प्लस बॉक्स का एक सिस्टम हो गया, ठीक। चलिए ये लिखिए, काम की बात, इंटरनल फोर्सेस। चलिए लिख लिया सभी ने। अच्छा अब देखो, एक और डेफिनेशन में यही पढ़ाऊंगा। ठीक है, एक दो मिनट। चलिए, तो ये एक सिस्टम है हमारे पास में, है ना। अब मान लीजिए इस सिस्टम पे एक फोर्स ऐसा लग रहा है F, इस सिस्टम पे एक फोर्स ऐसा लग रहा है 3F। हाँ बिल्कुल, लेकिन ना निधि, अभी क्वेश्चन करेंगे तो तुम्हें समझ में आता जाएगा, तुम सही कह रही हो वैसे। अब अगर हमारा सिस्टम ये है, क्या है हमारा सिस्टम ये, तो F and 2F are the forces which are outside the boundary. So forces which are acting on the body outside, from outside the boundary, is known as external force. Is known as external force. क्लियर हुई बात। एग्जाम्पल के लिए F and 2F, यहां पे एग्जाम्पल के लिए क्या लिखोगे, नॉर्मल रिएक्शन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? दो टाइप के फोर्स और हमने सीख लिए, कौन कौन से? एक्सटर्नल और इंटरनल। अभी रुक जाओ, अभी सब क्लियर होगा, ठीक है ना, इतना समझ में आया?
अभी विजिबल है? ठीक है। हाँ, पुराना डिलीट हो गया, तुम लोगों ने तो लिख लिया था ना। External, those forces which are acting outside, which are acting from outside the boundary of the system known as external forces. जैसे कि हम एक ब्लॉक ये ले लें और एक ब्लॉक ये ले लें, तो ये हमारा पूरा क्या हो गया सर? अगर हम देखें तो ये हमारा ग्राउंड और 2 ब्लॉक सिस्टम हो गया। अब मान लो अगर इस पर से कोई आदमी बाहर से आकर के एक फोर्स F लगा रहा है और यहां से 2F लगा रहा है, तो दिस F and 2F आर नोन एज एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर है बात? सिस्टम क्या होता है? सिस्टम होता है when 2 or more than 2 bodies interact with each other forms a system. ठीक है, आगे चले गए तो मैंने बता दिया था, डिस्कस भी हो गया, लिख भी दिया एक बार और। आगे चले, चलो अब देखिए, आप लोग पहचान के बताइएगा मेरे को, मैं लिखता हूं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या सिस्टम डिसाइड करना हमारे हाथ में है? अच्छा, तो ये एक F फोर्स लग रहा है, F/2 फोर्स लग रहा है, ये A ब्लॉक है, ये B ब्लॉक है। अगर इसका फ्री बॉडी मैं अगर तुमसे कहूंगा इसमें कितने रिएक्शन है, तो तुम कहोगे सर ये हो गया एक Na on B, ये हो गया एक Nb on A, एक हो गया ग्राउंड से नॉर्मल रिएक्शन ऑन B फ्रॉम ग्राउंड, और एक हो गया नॉर्मल रिएक्शन ऑन ग्राउंड फ्रॉम B। साथ ही साथ एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है F/2 और एक लग रहा है F। ऐसा ही डायग्राम बनाओगे जिसमें ब्लैक पेन से जितने भी फोर्सेस लिखे हैं दे विल बी दी इंटरनल फोर्सेस, और ब्लू पेन से जो लिखा है दे आर दी एक्सटर्नल फोर्सेस। लेकिन अगर मैं कहता फॉर अ सिस्टम ऑफ, ये A ब्लॉक है एंड फॉर B ब्लॉक, अगर मैं कहता कि फॉर सिस्टम ऑफ, या मैं सिंपल सा ऐसा ही लिख देता, कहीं एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ आ जाता तुम्हें, फॉर A ब्लॉक ओनली, फॉर A ब्लॉक, क्या कह देता वो कि सिर्फ और सिर्फ A ब्लॉक पे बताइए आप, तो क्या करते बच्चों? सर अगर ऐसा लिखा आ जाता फॉर A ब्लॉक ओनली, सुनना मेरी बात, अगर ऐसा लिखा आ जाता कि फॉर A ब्लॉक ओनली बताओ, फॉर ए, सुनना मेरी बात सुनना, ए ब्लॉक ओनली, तो हम ए ब्लॉक को ही अपना सिस्टम मान लेते। सुनो मेरी बात, ए ब्लॉक क्या हो जाता अपना सिस्टम हो जाता, तो उस पे 2 फोर्सेस है ना जो कि लग रहे हैं,
एक लग रहा है F/2 और एक लग रहा है NAB. There are the two forces which are acting. अगर कोई बोल देता कि बी ब्लॉक आपका सिस्टम है, क्या बोल देता? फॉर बी ब्लॉक क्या बोल देता? फॉर बी ब्लॉक. अगर बी ब्लॉक बोलता तुम क्या कहते? अच्छा NBA लग रहा है, NBG लग रहा है और F लग रहा है. NBA, NBG और F तीन फोर्सेस हैं जो कि लग रहे हैं. अगर कोई तुमसे पूछेगा धरती वहां पे क्या क्या लग रहा है, तो तुम क्या कहते? NGB ओनली, सिर्फ एक ही लग रहा है. क्या क्लियर हुई तुम्हें ये बातें? अच्छा, अल्टीमेटली देखो तुमने मुझसे क्या लिखना सीख लिया, मेरी बात को ध्यान से सुनो. तुमने मुझसे क्या लिखना सीख लिया? तुमने इंटरनल फोर्स पढ़े, एक्सटर्नल फोर्स पढ़े और सिस्टम पढ़ा. अब एक और टर्म आता है जो कि तुम लिखना सीख चुके हो, नोन एज फ्री बॉडी डायग्राम. लेकिन उससे पहले मैं एक चर्चा करूंगा तुम पे वेट की. काय की करूंगा? वेट की. आप लोग ये लिखो जब तक कि मैं 1 सेकंड में आया. आप लोग ये लिखो जब तक, है ना. मैं एक बार और इस बात को एक्सप्लेन करता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना. बहुत काम की बात बता रहा हूं यहाँ पे. मैंने कहा कि एक अर्थ का सरफेस है, हम एक बार और देख लो, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ये बातें. ये रहा हमारा अर्थ. ठीक है, इसके ऊपर एक ये टेबल लगा देते हैं हम, बढ़िया सी, बहुत कम हाइट है ना. और ये एक बॉल रखी हुई है अर्थ के सरफेस पे. बहुत बड़ी बॉल बन गई यार, इतनी बड़ी बॉल नहीं बनाई. ये एक अर्थ के सरफेस पे एक बॉल रखी हुई है, स्मॉल एम मास की. इसका मास है ME. ये रेडियस ऑफ द अर्थ है. ठीक है, अब मेरी बात को मेरे को बोलने दो, अपना दिमाग अभी मत लगाओ, मेरे को बोलने दो पहले. अगर मैं देखूं तो ये अर्थ, ये छोटी बॉल है, इस पर एक फोर्स लग रहा है अर्थ के द्वारा, जिसको हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स G_ME_M/RE². और ये जो पूरी वैल्यू होती है ये क्या है? स्मॉल g. ये तुमने कक्षा 9वीं में पढ़ा है. अब अगर हम बात करें न्यूटन सेकेंड लॉ की, न्यूटन थर्ड लॉ की, तो न्यूटन थर्ड लॉ कहता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. ठीक है, अगर हर एक्शन के लिए एक अपोजिट रिएक्शन होता है तो इट इज वैलिड फॉर कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट टाइप, दोनों के लिए वैलिड है. थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड फॉर कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट टाइप फोर्सेस. तो नॉन कॉन्टैक्ट टाइप में देखेंगे तो क्या होगा? सर अगर ये F लगा है तो इन रिटर्न ये छोटी वाली बॉडी भी अर्थ को ऊपर की तरफ खींच रही होगी सेम फोर्स से. G_ME_M/RE² से ये छोटी सी बॉडी भी खींच रही होगी. तभी तो ये F और ये F बैलेंस्ड है. जैसे कि मैंने इसका एग्जांपल दिया था कि ये अभी यहाँ रखा हुआ है, ये जो बॉटल है ये यहाँ पर रखी हुई है. अगर ये बॉटल यहाँ पर रखी है तो इसको अर्थ अट्रैक्ट कर रही है, इन रिटर्न उतने ही फोर्स से ये भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है. तो न्यूटन्स थर्ड लॉ इज वैलिड फॉर कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट टाइप फोर्सेस. अच्छा सर, अगर अट्रैक्ट कर रहा है तो फिर क्या होता है? ये क्यों नहीं, यही क्यों हमेशा नीचे गिरता है? तो अब मैं इसका जवाब देता हूं कि तुमने पढ़ रखा है ना F नेट बराबर MA. F नेट बराबर MA. छोटू सी बॉल है, छोटू सी बॉल पे फोर्स कितना लग रहा है? mg का फोर्स लग रहा है, बराबर MA कर दो तो इसका एक्सीलरेशन कितना हो गया? A बराबर G के बराबर. अब अर्थ पर देखो, MA बराबर मास ऑफ अर्थ इंटू, सॉरी, मास ऑफ अर्थ बराबर M इंटू G. अरे, मास ऑफ अर्थ इंटू A बराबर नेट फोर्स लग रहा है mg. अब जब मैं एक्सेलरेशन लिखता हूं तो ये M/ME ये इतनी छोटी वैल्यू हो जाती है कि अर्थ का कोई एक्सेलरेशन ऑब्जर्व नहीं होता. हैवी मास हो जाता है अर्थ, तो उसका एक्सेलरेशन ऑब्जर्व नहीं होता. इसीलिए हमें ये पेड़ पे से कोई चीज का गिरना, यही बॉटल नीचे जाते हुए दिखती है. बहुत लोगों को ये बात नहीं पता होती, उन्हें लगता है कि बस इस बॉडी पर mg लग रहा है.
इन रिटर्न अर्थ पर भी mg लग रहा है, लेकिन मूवमेंट करते टाइम जब हम देखते हैं तो मूवमेंट करते टाइम सिर्फ और सिर्फ छोटी बॉडी ही नीचे आ पाती है, क्योंकि उसका मास कम है एज कंपेयर टू बिगर बॉडी। क्लियर हुई बात? हर कोई? अब देखो, अब अगर मैं, हाँ बिल्कुल, अब अगर मैं बात करूं ये जो हमने टेबल के ऊपर बॉल रखी थी स्मॉल m की, तो इस टेबल के ऊपर बॉल को जो अर्थ अट्रैक्ट कर रही है F बराबर mg, तो वेट क्या होता है mg, बल्कि मैं वेट ना कहते हुए अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अर्थ, वेट तो आगे जाकर के मैं वेइंग मशीन पे और अच्छे से समझाऊंगा, वेइंग मशीन जब पढ़ाऊंगा तुम्हें। अभी तो मैं कह सकता हूं इस m बॉडी पर एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स फ्रॉम अर्थ, अट्रैक्शन फोर्स फ्रॉम अर्थ ड्यू टू इट्स मास स्मॉल m। इस मास के कारण एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है जो कि कितना है mg। क्लियर हुई क्या ये बात? इसी को बोलते हैं वेट ऑफ द बॉडी। मैं खूब सारी डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा, लेकिन मैं जो बात बोल रहा हूं समझ में आ रही है ना, या नहीं आ रही है? बोलो ना यार। चलिए लिखिए इतना सभी लोग। कैसे आएगा? अर्थ का मास बहुत ज्यादा है ना, यही बात तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले तो ये जो डायग्राम है ये बनाओ, और जो तुम्हें समझ में आया वो अपनी लैंग्वेज में नोट करो, ये बहुत काम का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, जिन्हें कंफ्यूजन हो रहा है वो देखो, जैसे कि मान लो ये पेन लटका हुआ है, ये 10-15 ग्राम का पेन होगा, ठीक है? तो इससे जो फोर्स जनरेट हो रहा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इस पे अर्थ लगा रही होगी, मान लेते 4-5 न्यूटन का होगा। अब जब 4-5 न्यूटन का पेन हवा में छूटा, तो अर्थ कितने से अट्रैक्ट कर रही है इसको? 4-5 न्यूटन से। ये भी तो अर्थ को 4-5 न्यूटन से अट्रैक्ट कर रहा है। जैसे ही हम इसको ड्रॉप करते हैं, इसका मास कम होने के कारण उस 4-5 न्यूटन से ये मूव कर जाता है, लेकिन अर्थ नहीं मूव कर पाती क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है। तो इस बात को नोट करके ये वेट हेडिंग डाल के लिखो, जो मैंने कही उसको लिखो, और अगर नहीं लिखोगे तो याद नहीं रहेगी ये बात। चलिए लिख लिया। मुझे एक बात बताओ ईशान, एक छोटी सी बात समझो। तुम ये तो मानते हो ना कि अर्थ mg से इसको अट्रैक्ट कर रही होगी ये वाले फोर्स से। अब अगर ये फोर्स जनरेट हुआ है तो फोर्सेस एग्जिस्ट इन पेयर, ये भी जानते हो।
तो इन रिटर्न अगर एक्शन हुआ है तो रिएक्शन लगा होगा, ऐसा। किस पर लगा होगा? इस अर्थ पर। बस मैंने उसी बात को सेटिस्फाई किया है। फिर तुम्हारे ऑब्वियस है ना, तुम्हारे मन में ये बात आना चाहिए कि अगर अर्थ पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है तो अर्थ क्यों नहीं मूव करती? तो मैंने उसी का ये जवाब दिया कि अर्थ इसलिए मूव नहीं करती क्योंकि अर्थ का मास बहुत हैवी होता है। अब तुम सोचो, एक ट्रक है और एक टॉय कार है, तुम दोनों पे 2-2 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो, कौन मूव करेगा? टॉय कार मूव करेगी, ट्रक नहीं मूव करेगा, क्योंकि ट्रक का मास बहुत ज्यादा है, दो फोर्स दोनों पर लगा रहे हो सेम। आई बात समझ में? ऐसी बॉडी प्रैक्टिकली प्रोड्यूस करना पॉसिबल नहीं है इस 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 उस पे। हम्म। चलिए, वेट इज द अट्रैक्शन फोर्स। लिखिए जरा, वेट इज द gravitational attraction experienced by a body of mass m. Gravitational attraction experienced by a body of mass m from earth. लिख लिया? Weight is the attraction, a gravitational attraction experienced by the body from Earth. Weight is the gravitational attraction force experienced by a body of mass m from Earth. चलिए, इतना समझ में आया सभी लोगों को? अब ना मेरे दिमाग में एक डाउट है, मैं तुम्हें भी देके जा रहा हूं। एक बॉडी है, ये मूव कर रही है ए एक्सेलरेशन से ना, इसका मास है m, ठीक है? तो F बराबर ma, ठीक है? और एक बॉडी है, और अगर इसी बॉडी पे देखूं तो इस बॉडी को अर्थ भी अट्रैक्ट कर रही है। अरे यार, इस बॉडी को अर्थ भी अट्रैक्ट कर रही है mg से, तो F बराबर m इंटू जी, ये भी लिख सकता हूं। तो मास ऑफ द बॉडी क्या होगा? F बाई जी बराबर m, F बाई, F बाई ए बराबर m होगा या F बाई जी बराबर m होगा? कौन सा, सेकंड वाला सही होगा या पहला वाला सही होगा? और अगर इसको क्या बोलते हैं, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है ना? ये पता करके आना।
मास ऑफ द बॉडी किससे पता लगेगा? मास ऑफ द बॉडी और वन वाले को क्या बोलते हैं? इसका कोई स्पेशल नाम होता है क्या? वन वाले का कोई स्पेशल नाम होता है क्या? ठीक है, पता करके आना। देखो अगर तुम सोचोगे तो तुम्हें मजा आएगा पढ़ने में, तुम चीजों से कनेक्ट कर पाओगे, जुड़ पाओगे, और नहीं तो फिर ठीक है, चलने दो। तुम्हारे लिए ये मुझे तो पता ही है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। गुड गुड नाइट टू एवरीवन एंड थैंक यू।